नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं। प्रदेश के मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर हूं मैं वैशाली और आज हम बात करेंगे कोयले पर छिड़ी सियासी जंग की। जी हां, आपको बता दें इस समय पूरे देश में विपक्ष वोट चोरी और वोटर लिस्ट की अनियमितताओं का मुद्दा उठा रहा है और इस बीच मध्य प्रदेश की सियासत में नया विवाद खड़ा हो गया है। बता दें कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बीजेपी पर कोयले का अवैध कारोबार कराने का गंभीर आरोप लगाया है, जिससे सियासत गर्मा गई है। देखें पहले खास रिपोर्ट। वोट चोरी विवाद के बीच एमपी की सियासत गरमाई। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बीजेपी पर आरोप, कोयले का अवैध कारोबार, मजदूरों का शोषण, भाजपा से जुड़े लोग कर रहे अवैध व्यापार, पावर प्रोजेक्ट पर भी विपक्ष का निशाना, बुनियादी सुविधाओं का अभाव, खनिज मद का सही उपयोग नहीं, 3 माह में आनन फानन में पावर प्रोजेक्ट की प्रक्रिया। बीजेपी ने किया सिंघार पर पलटवार, आरोपों को बीजेपी ने बताया बेबुनियादी। शहडोल पहुंचे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, साउथ ईस्टर्न कोयला मजदूर इंटर यूनियन से जुड़े लोग तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं। भाजपा से जुड़े लोग इस इलाके में कोयले का अवैध व्यापार कर रहे हैं। मजदूरों की मेहनत से निकला कोयला अवैध रूप से बेचा जा रहा है। गरीब मजदूरों को लूटा जा रहा है, जो ब्याज भर भर कर परेशान है। नेता प्रतिपक्ष के अनूपपुर के पावर प्रोजेक्ट को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि अनूपपुर में लोगों को बुनियादी जरूरतों के लिए परेशान होना पड़ रहा है। खनिज मद का सही उपयोग नहीं हो रहा है। यह सरकार बिजनेसमैन के प्रति मेहरबान बनी हुई है। 3 माह में पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए सारी प्रक्रिया आनन फानन में पूरी की जा रही है। आपसे यही कहना चाहता कि मुझे मालूम है इस क्षेत्र में कोयले का अवैध व्यापार है, कौन लोग कर रहे हैं, कोई शराब नहीं करते हैं, भाजपा से जुड़े लोग हैं, आपकी मेहनत के कोयले को अवैध रूप से बेच रहे हैं। मुझे पता है कि आपसे 10 से 20 से ज्यादा % सूदखोरी का व्यापार चल रहा है। यहाँ पर हमारे गरीब मजदूरों को लूटा जा रहा है, ब्याज भर भर के परेशान है। मुझे उस बात का एहसास है। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी समस्याएं आप यहाँ की है, सड़क की समस्या है और भी आपकी मजदूरों से रिलेटेड समस्याएं हो सकती है। मैं उसी पे बात करना चाहता हूँ, उसी पे चर्चा करना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार आया हूँ, मेरा बुढ़ापे से पुराना नाता है। बीजेपी के नेता उमंग सिंघार के इस आरोप से इत्तेफाक नहीं रखते। क्या कुछ कह रही है बीजेपी और उसके नेता, आइए सुनते हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी अपनी गिरेवा में देखे झांके, साथ ही साथ 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार जो है एक बहुत बड़ा उदाहरण है। भ्रष्टाचार का जीता जागता स्मारक है कांग्रेस का, और जिसमें कमलनाथ जी हों मुख्यमंत्री रहे तो उनके आसपास के जो लोग थे उनके पास से करोड़ों रुपए निकले। साथ ही साथ उमंग सिंघार और दिग्विजय सिंह जी का जो विवाद हुआ था वो भी उमंग सिंघार जी स्मरण कर लें। और उसमें क्या कहा था दिग्विजय सिंह जी ने? दिग्विजय सिंह जी ने कहा था कि उमंग सिंघार ब्लैकमेलर हैं। जब उमंग सिंघार मंत्री हुआ करते थे मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, और इन्होंने दिग्विजय सिंह को कहा था कि दिग्विजय सिंह जी ब्लैकमेलर हैं। उमंग सिंघार के आरोपों पर बीजेपी पलटवार कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि कोयला कारोबार और पावर प्रोजेक्ट में कथित गड़बड़ियों की सच्चाई क्या है? क्या यह विपक्ष का सियासी हमला है या सत्ता पक्ष पर वाकई कोई काला धंधा चलाने का आरोप सही साबित होगा? फिलहाल आरोप प्रत्यारोप की इस सियासी जंग में पिस रहा है आम आदमी, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कोयले का काला कारोबार सिर्फ राजनीतिक तक ही सीमित रह जाएगा या हकीकत भी सामने आएगी? डेस्क रिपोर्ट, भोपाल। तो जिस तरीके से आपने देखा कि कोयले का कारोबार अब राजनीति में उतर आया है, जिसको लेकर आमने सामने बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आ गए। दोनों ही एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के राज में काला कारोबार जो है धड़ल्ले से जारी है। वहीं कांग्रेस या बीजेपी का ये कहना है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी लगातार ऐसे जो है मामले उठते रहते थे, लेकिन तब कांग्रेस खड़ी नहीं होती थी। अब कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ सवाल कर रही है। चलिए इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ डॉक्टर प्रेम व्यास
बीजेपी से जुड़ गए हैं, साथ ही अंबिका शर्मा कांग्रेस से जुड़ गए हैं और विनोद मिश्रा पत्रकार हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं डिबेट की शुरुआत बीजेपी के साथ ही करूंगी। बिल्कुल प्रेम व्यास जी, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं आपकी सरकार पर, काला कारोबार कर रहे हैं, धड़ल्ले से काला कारोबार जो है जारी है, लेकिन उसके ऊपर सियासत पूरी तरीके से जो है आरोप लग रहा है। उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष है, विपक्ष में, वो कह रहे हैं कि कोयले से पूरे हाथ काले हैं बीजेपी के, धड़ल्ले से कारोबार किया जा रहा है। क्या कहेंगे, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए वैशाली जी, मुझे लगता है कि उनको पहले अपने पुराने दिन स्मरण में लाना चाहिए, जब दिग्विजय सिंह साहब सत्ता में थे और आदरणीय अजीत जोगी जी वहां के नेता हुआ करते थे। अब जो है वो ट्रकों भरकर कोयला, अवैध कोयले की तस्करी होती थी और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्षों ने समय समय पर आवाज उठाई और प्रदर्शन भी करा। और उसके बाद 2018 का उदाहरण स्पष्ट रूप से कहा कि तो रेत माफिया, भू माफिया और कोयला माफिया ये स्वयं दिग्विजय सिंह साहब उनको जो है ब्लैकमेलर कहा। और अभी शहडोल और उस तरफ के क्षेत्रों की बात की जाती है, वहां पे कई सारे आदिवासी क्षेत्र तैयार करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया। सांसद वहां से भारतीय जनता पार्टी के, बहुतायत विधायक भारतीय जनता पार्टी के, क्षेत्रीय प्रतिनिधि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के किसी भी क्षेत्रीय प्रतिनिधि ने कभी भी उसके लिए आवाज नहीं उठाई, क्योंकि इस तरह का कोई कृत्य वहां पे नहीं हो रहा था। नीतियां नियत है। दूसरा, पावर प्रोजेक्ट के लिए जो प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है वो बिल्कुल पारदर्शी प्रक्रियाओं से किया जा रहा है। तो इतना सब होने के बाद आरोप क्यों लग रहा है? इतना सब होने के बाद आरोप क्यों लग रहे हैं व्यास जी? बताइए कि आरोप सिर्फ आरोप ही लगा कि उन्होंने प्रस्तुत करे। रिलायंस नेटवर्क जो ट्रक का जब वहां पर प्रोजेक्ट आया था तब इसी तरह का आरोप लगाया गया था। हजारों लोगों को वहां पर जो है जॉब्स मिली, वहां के विकास में आमूलचूल परिवर्तन हुए, आर्थिक जो स्तर था वहां का वो बढ़ा। लेकिन कांग्रेस विकास विरोधी है। वहां पर जब भी नया प्रोजेक्ट आएगा, प्रदेश में कहीं भी नया प्रोजेक्ट आएगा तो इस तरह की समाज के मध्य में कांग्रेस उत्पन्न करने का कार्य करती है। उमंग सिंगार जी नेता प्रतिपक्ष के रूप में एक दायित्ववान पद पर है, तो मुझे लगता है इस तरह के चरित्रों को प्रदर्शित करने के पूर्व में उनको तथ्यों का आकलन करना चाहिए। नीतियों में कहीं दिक्कत है तो नीतियों के खिलाफ उनको बताना। मतलब व्यास जी सीधे सीधे ये कहना है कि कांग्रेस सिर्फ मुद्दे पर राजनीति करती है, यही कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस सिर्फ मुद्दों पर राजनीति करना चाहिए। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। अंबिका जी, कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ राजनीति करती, मुद्दे नहीं है, एक मुद्दा उठा लेती, राजनीति शुरू कर देती, ये आरोप लग रहा है आपके ऊपर, क्या कहेंगी? देखिए, अंबिका जी शायद जुड़ नहीं पाए हैं। हम डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल हैं कांग्रेस की तरफ से। जी माफ कीजिए। देखिए, शहडोल और अनूपपुर जो है और उमरिया, ये एक कोर जनजातीय इलाका है और आज यहीं पर नेता प्रतिपक्ष आदरणीय उमंग सिंगार जी दौरे पर हैं, क्योंकि स्थानीय लोगों ने उनके सामने कोयला चोरी से संबंधित, रेत माफिया से संबंधित कुछ मुद्दे रखे। उसी पर प्रकाश डालते हुए आदरणीय नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि खदान तो यहाँ पर बहुत हैं जो आए दिन धंस भी जाती हैं और वहां पर अवैध रूप से लोग कोयला की चोरी करते हुए पाए गए हैं। अगर आप स्थानीय समाचार पत्रों को देखेंगे तो वहां पर ये समाचार आए दिन प्रकाशित होते रहते हैं, तो ये कोई गलत फैक्ट नहीं है जिस पर आदरणीय नेता प्रतिपक्ष बात कर रहे हैं। ये शहडोल जिला ही है जहां पर कुछ माह पूर्व 300 किलो गांजा पकड़ा गया था। ये शहडोल जिला ही है जहां पर मध्य प्रदेश की सरकार एक कॉन्क्लेव करती है, इन्वेस्टमेंट समिट करती है और लगभग 30,000 रोजगारों का हवाला देती है, लेकिन स्थानीय स्तर पर वो रोजगार मिलते नहीं है। रिलायंस पावर प्रोजेक्ट भी यहाँ पर है जहां से जो मीथेन गैस है उसको फूलपुर ले जाया जाता है। तो देखिए, वन संपदा यहाँ पर बहुत है, खनिज संपदा यहाँ पर बहुत है, किंतु जो बजट आवंटित होता है हमारे जिलों को, जो आदिवासी जनजातीय इलाकों को, उनको पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जाता है। शहडोल जिले की ही हम बात करें तो लगभग 71 सड़कें आज ऐसी होंगी जो विद्यालयों के लिए लंबित है और विद्यालय इसकी मांग करता रहता है। और आप रोजगारों की बात करें तो श्रमिक माइग्रेशन भी यहाँ पर एक कॉमन प्रॉब्लम है। तो देखिए, जो भी सरकार विकास कार्य करती है हम उनका स्वागत करते हैं। अगर आप यहाँ पर पावर प्रोजेक्ट लाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो ही आए दिन यहाँ पर आंदोलन करते रहते हैं कि उन्हें रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा है। तो नेता प्रतिपक्ष होने के नाते
जो स्थानीय लोगों से उन्हें शिकायतें प्राप्त हुई उसी के ऊपर उन्होंने अपने वक्तव्य दिया है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कोयला चोरी सबसे बड़ी मात्रा में बीजेपी की सरकार में हो रहा है, तो कोई ठोस प्रमाण है इस पर कि ये वाकई हो रहा है या फिर सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है? देखिए, अगर अफवाह फैलाई जा रही होती तो क्योंकि आप स्वयं मीडिया से हैं, अगर मीडिया कोई मुद्दा उठाता है तो लोगों के समस्याओं के अनुरूप ही उठाता है। जी अगर समाचार पत्रों में ये बातें प्रकाशित होती हैं कि कोयला चोरी हो रही है तो कोई बातें तो ऐसी प्रकाश में आई होंगी, तभी इन जी। मुद्दों को छापा जा रहा है। बिल्कुल। अगर स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि कोयला चोरी हो रही है, खदान धंस रहे हैं जिसमें लोगों की मृत्यु हो रही है, तो ये बातें तो प्रकाश में आएंगी ही। तो यही एक ठोस वजह है जिसके चलते उन्होंने बात उठाई है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, इसका जवाब हम बीजेपी से लेंगे। पहले वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। विनोद जी, जिस तरीके से यहाँ पर क्या ये मान ले कि सच में कोयले का जो कारोबार है धड़ल्ले से किया जा रहा है, राजनीति और माफियाओं के पूरा ये गठजोड़ जो है जुड़ा हुआ है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, ये कहना सही है कि राजनीतिक गठजोड़ के बिना जी किसी भी प्रकार की चोरी संभव नहीं है। पहले कांग्रेस के जमाने में जो नेता रहे तो बीजेपी विरोध करती रही, अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ गई तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि कांग्रेस के लोग इस विषय को उठा रहे हैं। बिल्कुल। और अब वर्तमान में भाजपा को बुरा लग रहा है, लेकिन चोरी तो निरंतर चल ही रही है। और जब से निजी कंपनियां इस खनन प्रक्रिया में आई हैं तो स्वाभाविक है कि वे अपना टारगेट और अपना लाभ अधिक बढ़ाने के लिए ये चोरी की मात्रा और अधिक बढ़ा देती हैं। जी तो इस तरह से कोयला अंचल क्षेत्र मध्य प्रदेश के चाहे जो भी हैं, चाहे हम सिंगरौली भी कहेंगे, अनूपपुर भी कहेंगे, बैतूल सारणी कहेंगे, तो चोरी तो होती है और बिना राजनीतिक सह के चोरी कर पाना संभव नहीं। बिल्कुल, बिना राजनीतिक संरक्षण के चोरी कर पाना संभव नहीं है, यही आरोप कांग्रेस भी लगा रही। चलिए व्यास जी, क्या कहेंगे? बिना संरक्षण के इतनी बड़े पैमाने पर जो आरोप लग रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बिना संरक्षण के ये करना बेईमानी है, गलत है, नहीं हो सकता। क्या वाकई संरक्षण मिल रहा है यहाँ पर किसी को, जो कि कांग्रेस भी कह रही है? देखिए वैशाली, सर्वप्रथम तो जीरो टॉलरेंस की सरकार। दूसरी बात है कि सिर्फ खबरों को माध्यम बनाकर आरोप नहीं लगाया जा सकता। जी जी। और दूसरा जो मृत्यु की बात कही गई थी यहाँ पर, मृत्यु प्रमाण पत्र कितने बने जिस पर मृत्यु का धंसा प्रदर्शित किया गया हो। और दूसरा जो बहुतायत में जो चोरी की बात की, शिकायत कितने लोगों ने संबंधित थानों में करी है या संबंधित जो वहां के कांग्रेस के नेतागण उनके माध्यम से करी है। लगता है कि नेता प्रतिपक्ष जारी पद पर है, तो साथ अगर वे आरोप लगाएंगे तो निश्चित सरकार बाध्य है उसकी जांच कराने के लिए। लेकिन खबरों को माध्यम बनाकर अगर आरोप लगाए, मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष जैसे ये सुशोभित नहीं करता। दूसरी तरफ है कि बहुतायत में आदिवासी नेतृत्व करता उस क्षेत्रों से भारतीय जनता पार्टी ने देने की कार्य करा। आप देखेंगे, सांसद की बात हो, विधायकों की बात हो, जनपद सदस्यों की बात हो, पंचायतों की बात हो, वहां पर बहुतायत राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्वकर्ता वहां से तैयार किए गए। तो आदिवासियों के आदिवासी समाज के मध्य में आज नेतृत्व अगर किसी भी तरह की पीड़ा या किसी तरह की अनियमितता या स्थानीय लोगों की जरूरतों को ध्यान में न रखा जाता तो निश्चित रूप से वे अपने नेतृत्व करता तो वहां पर जो आदिवासी समाज के विधायक और मंत्रीगण उपस्थित होते हैं समय समय पर, आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी क्षेत्र से आते हैं, तो वे समाज के बीच में मजदूरों के शोषण का आरोप क्यों लग रहा है? शिकायत को रेज किया जाता। व्यास जी, मजदूरों के शोषण का आरोप क्यों लग रहा है? मैंने तो इसीलिए कहा ना वैशाली जी, मैंने तो कहा है कि रिलायंस नेचुरल गैस मिथेन अभी आदरणीय ने जी बिल्कुल का विकास बढ़ा है या कम हुआ है, वहां पर जो सरकार के योजना प्रदर्शित की है उससे शेड्यूल विकसित हुआ है। आप 20 साल पहले का शेड्यूल और 20 साल का शेड्यूल निश्चित कर रहा हूं, आप बताइए उस समय मूलभूत सुविधाओं का अभाव था या आज है? जी जी। शिंपी जी, ठीक है, जानकारी ले लेते हैं। शिंपी जी, आप तो वहीं की हैं, शहडोल की, क्या कहेंगे? विकास कार्य हुए हैं जैसा बीजेपी कह रही है? देखिए, हर सरकार, चाहे पूर्ववर्ती सरकारें हों या वर्तमान सरकार हो, वो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ विकास कार्य तो करती ही हैं और आप इस बात से तो नकार नहीं सकते हैं। बिल्कुल निश्चित, चाहे कांग्रेस रही हो या बीजेपी रही हो, बहुत सारे राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता शहडोल अंचल ने इस देश को दिए हैं, किंतु
जो हालात हैं शहडोल के वो ये हैं कि अगर नागपुर तक एक ट्रेन चलवानी है तो उसके लिए वर्षों तक यहाँ के आम जनमानस को आंदोलन करना पड़ता है और आनन फानन में एक नागपुर की ट्रेन दे दी जाती है जिससे भी आम जनता संतुष्ट नहीं होती है। आकाशवाणी की स्थिति बहुत ही बुरी है यहाँ पर। जी मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज जी बिल्कुल ठीक है, आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, आवाज नहीं आ रही हम तक, दोबारा कोशिश करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, क्या कहेंगे आप? लगातार जो ये विवाद बढ़ रहा है तो क्या कहेंगे, बाकी मुद्दों की तरह सिर्फ ये चुनावी शोर बनकर रह जाएगा या फिर वाकई इसमें जनता को राहत मिलेगी? जी कहिए आप कहिए। यही भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करती थी कि यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए। अब वही कांग्रेस आंदोलन कर रही है। प्राइवेट कंपनीज यहाँ पर आती हैं लेकिन हमारे वन्य संप्रदायों को यहाँ से ले जाकर अन्य राज्यों तक पहुंचा देती हैं। यहाँ के लोग आज भी जमीन अधिग्रहण के तहत मुआवजे के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मूलभूत सुविधाओं से आज भी हमारा जिला और हमारा संभाग वंचित है। हम आज भी इतने वर्षों बाद एक आदिवासी अंचल, एक जनजातीय अंचल कहलाते हैं। वीआईपी मूवमेंट में कोई कमी नहीं है, बहुत होती है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी हमारे अंचल के लोग परेशान हैं। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। व्यास जी, मूलभूत सुविधाओं से वंचित है आज भी शहडोल, विकास कार्यों की बात कर रहा है लेकिन यहाँ तो विकास पहुंचा ही नहीं है, आरोप लग रहा है। नहीं वैशाली जी, देखिए मेडिकल कॉलेज बना तो आदरणीय शिवराज सिंह जी वहां ने पहल करी थी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो वहां पर पहुंचे थे, उसके बाद में मेडिकल कॉलेज का भी कार्य हुआ। तो बताइए शेड्यूल की जगह पर 20 साल पहले क्या अपेक्षा की जा सकती थी कि आदिवासी अंचल में मेडिकल को ऐसी सुविधा होगी। सड़क मार्ग की बात करेंगे तो आज शहडोल को उत्तर प्रदेश से बात करें या नेशनल हाईवे मध्य प्रदेश भोपाल की बात करें, आज सड़क मार्ग दुरुस्त किया जा चुका है। दूसरी बात है कि जो जॉब्स की बात है, तो मैंने इसीलिए कहा कि रिलायंस नेचुरल गैस की बात तो अभी पावर प्रोजेक्ट जो आ रहा है जिसकी प्रक्रिया चल रही है और तेज गति के साथ में चल रही है, उससे हजारों लोगों को, क्षेत्रीय लोगों को रोजगार मिल रही है। और आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का विजन है जो जहां पर जैसे खनिज तत्व उपस्थित है उसका दोहन प्रदेश के हित में और प्रदेश के क्षेत्र के लोग ही वहां पर कार्य करें, तो उसी और सरकार योजना तरीके से कार्य करे। आरती राजेंद्र शुक्ला जी समय समय पर वहां के जितने भी समाज के लोग हैं उनके बीच आते हैं और जो विभिन्न योजनाओं, जो सरकार की जो योजना है उसको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का करते हैं। तो मुझे लगता है सरकार के तौर पर हम बेहतर कार्य कर रहे हैं। इसलिए शहडोल की जनता बार बार लगभग 2003 के बाद बार बार अपने मत पत्रों से ये प्रदर्शित करती है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए हुए निर्णय और विकास कार्यों के साथ, मतलब विकास कार्य के दम पर भारतीय जनता पार्टी को चुना जाता है, कांग्रेस को नकार दिया गया। इसका जवाब लेंगे बीजेपी कांग्रेस से बाद में। विनोद मिश्रा जी की तरफ रुख करना चाहेंगे। विनोद जी, चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगा ये या फिर वाकई लोगों को राहत मिलेगी? दोनों ही तरफ से आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, चुनावी मुद्दा तो समय समय पर यह विषय बनता रहा है, लेकिन सरकार में रह करके जैसा अभी मैंने सुना कि 20 वर्ष पूर्व के शहडोल को देखा जाए जी, तो यदि माना जाए तो मैं भी शहडोल से ही भोपाल आ गया हूँ जी। तो यदि 20 वर्ष से पूर्व और आज के शहडोल को देखें तो व्यास जी ये देखेंगे कि शहर जैसे ही खत्म होता है तो उसके बाद जैसे 20 साल पहले था आज भी वैसे ही है। बिल्कुल, सड़कें ठीक है, सड़कें हैं, लेकिन युवाओं को आज भी वहाँ रोजगार नहीं है, पलायन करना पड़ता है, चाहे वो बड़े शहर जाए, चाहे मजदूरी के लिए जाए, चाहे छोटी मोटी नौकरियों के लिए जाए जी। अमूमन शहडोल से लगा हुआ एक कोल माइंस खुला जो कि वर्तमान में विवादों के कारण बंद हुआ। तो ऐसी बहुत, रिलायंस आया, रिलायंस का पूरा मटेरियल जो है फूलपुर चला गया, मतलब वहाँ केवल आप प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होगा जी। मिर्जापुर फूलपुर में उसका प्लांट लगेगा। तो अब रही बात मोजा बियर वाली, तो मोजा बियर भले आज की डेट में अनूपपुर में है, पूर्व से हम उसे शहडोल में मानते आ रहे हैं जी। वहाँ की यदि आप सर्विस देखेंगे तो अधिकांश बाहरी राज्यों के लोग ड्यूटी कर रहे हैं छोटे मोटे लेबर पदों को छोड़ करके। तो यदि आप किसी क्षेत्र से प्राकृतिक संसाधनों, जमीनों का उपयोग कर रहे हैं तो कम से कम उस जिले और आसपास के जिले के लोगों की रोजगार की सुनिश्चितता तो कराएं। जमीन उन ग्रामीण लोगों की दी जाती है
और नौकरी बिहार, साउथ ऐसे लोगों से आती है। जी तो ये मुख्य विषय शहडोल जिले का आज से नहीं 30 साल से है, 20 बिल्कुल। साल की नहीं, मैं तो कहता हूँ 30 साल से यह बिल्कुल। विषय है। बिल्कुल। चाहे आप एचईसीएल कालरी में जाएंगे तो वहां आपको 75% ऐसे बाहर के लोग मिलेंगे, प्राइवेट फैक्ट्री ओपीएम जाएंगे वहां बाहर के लोग मिलेंगे। तो प्रदेश का जो युवा है या उस जिले की जो नागरिक है वो अपने आप को ठगा सकता बिल्कुल बिल्कुल लाने की जरूरत है। बिल्कुल व्यास जी, स्थानीय युवा खुद ही ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी ये कह रहे हैं। विकास कहाँ पर हो रहा है, कहाँ मिल रहा है लोगों को विकास? देखिए, मुझे आज शोले पिक्चर की याद आ गई कि जैसे वो कहा गया था कि वीरू के बारे में, उसका फिर ठीक अपोजिट कर लीजिए। हाँ यह तो है पर ये नहीं है, हाँ यह तो हुआ है पर ये होना चाहिए, हाँ इतना तो कर रहे हैं पर ये और करना चाहिए था। तो मैं मानता हूँ ना, 20 वर्षों में एक घोर आदिवासी अंचल क्षेत्र में हमने विकास में उसको प्रदर्शित करा और सिर्फ वहां विकास की सांस्कृतिक धरोहर को भी सहेजने का कार्य करा। आज विश्व में जो पर्यटक होता है उसका एक महत्वपूर्ण भाग शहडोल और उसके आसपास के क्षेत्रों को देखने जाता है। चाहे वो सोन नदी डेवलपमेंट की बात हो, चाहे वो वहां पर बाण सागर की बात हो, तो ऐसे कई सारे क्षेत्र है जिसको आज पर्यटक की दृष्टि से भी डेवलप किया है। तो दोनों तरफ से सरकार कार्य कर रही है, चाहे वो डायरेक्ट जॉब देने की बात हो, चाहे वो इनडायरेक्ट जॉब देने की बात हो। और मैंने कहा सबसे पहले अगर कहीं विकास होता है तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे डेवलप होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने वहां पर सुदृढ़ करा है और उसके बाद इस परिस्थिति में आए कि आज वहां पर रिलायंस हो या पावर प्रोजेक्ट हो वहां पर आ रहे हैं और कंटिन्यूस जब इस तरह के प्रोजेक्ट आएंगे तो मुझे लगता है कि अगर कोई किसी तरह की व्यवसाय को लेकर या जॉब्स को लेकर थोड़ी बहुत कोई समस्या भी है तो निश्चित रूप से उसको दूर की जा सकती है। बिल्कुल। दूसरी तरफ मैंने कहा ना कि जीरो टॉलरेंस के साथ में हम कार्य कर रहे हैं। वहां पर रोजगार देने की बात हो, पर्यटक के विषय की बात हो या अन्य विषय की बात हो, सभी विषयों पर सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है। और मुझे लगता है आने वाले समय में जिस तरह से शेडोल का विकास हुआ है, आसपास के क्षेत्रों को भी चिन्हित करके वहां पर विकास को प्रदर्शित किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि और इसीलिए जनता जनार्दन होती है, जनता अपने जनमत से यह सिद्ध करती है कि आपके द्वारा किए गए विकास कार्यों के साथ में जनता है कि नहीं। और मुझे लगता है तो ठीक जनता है, विकास कर रहे हैं, लेकिन ये सिद्ध भी करके स्थानीय दिखाया है। लोगों को, स्थानीय युवाओं को रोजगार कब मिलेगा? यही तो कांग्रेस भी पूछ रही है। विकास हो रहा है उससे इनकार नहीं कर रहे, लेकिन रोजगार कब मिलेगा? भटक रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, कब इनको मिलेगा रोजगार? मुझे बताइए वैशाली जी, मैंने कहा है कि पर्यटक के क्षेत्र में जब वहां पर पर्यटक आते हैं तो क्या क्षेत्रीय लोगों को उससे रोजगार इनडायरेक्टली मुहैया नहीं होता? वहां पर ट्रांसपोर्टेशन करने वाले लोगों को मुहैया रोजगार नहीं होता? वहां पर भोजन करने वालों को रोजगार मुहैया नहीं होता? वहां पर जब इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य होता है तो क्या चौकोस्लाविया से लोग आके वहां पे कार्य करते हैं? भाई सड़क डेवलपमेंट का कार्य होता है तो क्षेत्रीय लोगों को मिलता है। और दूसरा मैंने कहा है ना कि विभिन्न तरह की योजनाओं को भी वहां के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। आप आकलन किस तरह से निकाल सकते हैं कि वहां के क्षेत्र के युवाओं का जो झुकाव है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए इसी कारण है ना, क्योंकि कई सारी हितैषी योजनाएं चलाई है और कई सारे अवसरों पर रोजगार प्रदर्शित भी किया गया है। मुझे लगता है कि जो अन्य क्षेत्र है जहां पर संभावना व्याप्त थी, आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी उन क्षेत्रों में भी कार्य कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह सकता हूँ प्रदेशों में विकसित शहरों की श्रेणी में आकर खड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। सिंपी जी, जब आपकी सरकार थी तब विकास क्यों नहीं किया गया? यही सवाल उठ रहा है कि जब आपकी सरकार थी तब विकास नहीं करा गया। अगर करते तो शायद आपकी जब सरकार होती तो उनको यूं ना नकारा जाता। और यही बीजेपी कह रही है कि लगातार आशीर्वाद तो बीजेपी को मिल रहा है क्योंकि विकास कर रहे हैं, आपने नहीं करा इसलिए आपकी सरकार को नकार दिया गया। देखिए, शहडोल संभाग ने एक बहुत ही बड़ा केंद्रीय मंत्री के रूप में नाम देश की राजनीति को दिया है, आदरणीय स्वर्गीय दलबीर सिंह जी। और अगर सही मायनों में कहें तो शहडोल संभाग में जो विकास की बयार बही है वो दलबीर सिंह जी के ही नेतृत्व में बही है जी। मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज है शहडोल में, लेकिन जो बच्चे यहाँ से पढ़ लिख कर निकलते हैं उनके लिए रोजगार की क्या व्यवस्था है, उनके लिए प्लेसमेंट्स जॉब्स कहाँ हैं, वो कुछ भी नहीं है। और जो टूरिज्म की बात हो रही है तो देखिए, अमरकंटक और बांधवगढ़ ये दो हॉटस्पॉट्स हैं टूरिज्म के शहडोल संभाग में। लेकिन बांधवगढ़ में टूरिज्म के नाम पर बीजेपी सरकार ने सिर्फ इतना किया है कि मल्टीपल रिजॉर्ट्स को खोलने की वहां पर अनुमति देती है, जिससे जो वहां के जन जाति है या वहां के जो जीव हैं, स्पेशली जो वहां के बाघ हैं, उनको
आवाज से, वहां के शोर से वो बहुत ज्यादा जो वन्य जीव है वो प्रभावित होते हैं। और आजकल उनकी जो मूवमेंट है वो उमरिया से शहडोल की तरफ हो गई है। जी। अभी पूर्व कुछ महीनों पहले की घटना है जब यहाँ पर इतने सारे बाघ और चीते आ गए थे जो आम शहरी लोगों पर हमला कर रहे थे। बिल्कुल। उसके अलावा टूरिज्म के नाम पर यहाँ पर कोई विकास नहीं है। और जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से विधायक चुनकर आते हैं, तो देखिए ये तो सत्ता परिवर्तन तो जन जागरण से होता है। यहाँ के जो आम जनमानस हैं, जी। स्वयं इन्हीं की जब जैतपुर की विधायक थी जी। पूर्व उनका जो कार्यकाल था, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के बहुत आरोप लगे। जी। तो जी। भारतीय जनता पार्टी जो अपने कैंडिडेट्स हैं उनको स्विच कर देती है। जयसिंह नगर विधानसभा का कैंडिडेट जैतपुर भेज देती है, जैतपुर विधानसभा का कैंडिडेट जयसिंह नगर भेज देती जी। है। जी। तो स्विच करके इलेक्शंस होते हैं और वो इलेक्शंस ठीक है जिस भी जैसे भी जीतते हैं। बाकी जो वोट चोरी है वो तो आदरणीय राहुल गांधी जी और उमंग सेंगार जी उस पर समय समय पर बात करते ही रहते हैं। जी। तो हम आपसे कहते हैं कि आप जो भी विकास कार्य कर रहे हैं शहडोल में, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन मुद्दा आज भी वही है कि अगर आप शहडोल देखेंगे, बुढ़ार देखेंगे, व्यवहारी देखेंगे, जयसिंह नगर देखेंगे, तो सड़कों की हालात बहुत खस्ते हैं। सिंचाई व्यवस्था की यहाँ पर समस्याएं हैं। जी। रोजगार एक बहुत बड़ा विषय है शहडोल संभाग के लिए। यहाँ पर लोकल स्तर पर लोगों के पास रोजगार नहीं है, स्वरोजगार है। जी। वो अपने आधार पर जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो डिग्रियां है वो यहाँ पे कोई काम नहीं आ रही है। और रिलायंस पावर प्रोजेक्ट की थ्रू अगर मीथेन गैस निकल रही है तो उसका कोई लाभ हमारे लोगों को नहीं मिल रहा है। जी। और यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए ऐसी कोई नियुक्ति नहीं निकाली जाती है इन एमएनसीज के द्वारा, जी। जी। पावर प्रोजेक्ट के द्वारा या बड़ी बड़ी खनिज विभागों के द्वारा, जहां पर जो स्थानीय शिक्षित लोग हैं उनको उसमें रोजगार मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल, छोटी सी प्रतिक्रिया चाहेंगे व्यास जी, बिल्कुल छोटी सी प्रतिक्रिया इसी पर। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मेडिकल अपने आप में एक व्यवसाय, खुद का ही व्यवसाय है। दूसरी तरफ है कि आदरणीय सुंती जी मेरे परिवार की, और जिनका इन्होंने उल्लेख करा दलबीर सिंह जी, वह ये तो मेरे निजी परिवार की, लेकिन वह तो भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे कांग्रेस से, और आज वो कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी से जो है निर्विवाद रूप से नेत्री बनी। तो मुझे लगता है कि नहीं, वो हिमांद्री सिंह है, वो दलबीर सिंह जी की बेटी है, हिमांद्री सिंह जी। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, हिमाद्री सिंह जी के ही बोल रहा हूँ जी, मैं हिमाद्री सिंह जी के ही बोल रहा हूँ। कांग्रेस पिता होने के बाद में, एक राष्ट्रीय नेतृत्व होने के बाद में जो भारतीय जनता पार्टी में नीति रीति से प्रभावित होकर है। तो मुझे लगता है जिस तरह के कार्य किए जा रहे हैं, निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और इसीलिए हम विकास कार्य जो प्रदर्शित वहां पर कर रहे हैं, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे स्वरोजगार का क्षेत्र हो, ऐसे अवसरों को उत्पन्न करना कि वहां पर क्षेत्रीय युवाओं को उसका लाभ मिले, और जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करना, ये दो मुख्य कार्य जिसको भारतीय जनता पार्टी वहां पर कर रही है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है और विपक्ष यहाँ पर अपना काम कर रही है। फिलहाल समय हो गया है, चर्चा यही रोकनी पड़ेगी। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें कि उमंग सिंघार के आरोपों पर बीजेपी पलटवार कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि कोयला कारोबार और पावर प्रोजेक्ट में कथित गड़बड़ियों की सच्चाई क्या है। क्या ये विपक्ष का सियासी हमला या फिर सत्ता पक्ष पर वाकई कोई काला धंधा चलाने का आरोप सही साबित होगा। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप की इस सियासी जंग में पिस रहा है तो आम आदमी, और सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि क्या कोयले का काला कारोबार सिर्फ राजनीतिक तक सीमित रह जाएगा या फिर हकीकत भी सामने आएगी। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।